Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे वन नेशन वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को लेकर कि वन हेल्थ का अप्रोच यहाँ पर क्या है। देखिए, एक एडवेंट हॉलिस्टिक अप्रोच हमें देखने के लिए मिल रहा है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन हेल्थ। इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए। एक इमरजेंस हो रहा है पैंडेमिक जैसे कोविड का, जिसने कहीं ना कहीं एक चीज़ों को डिस्कवर कर दिया है कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, जो एनिमल्स है, जो एनवायरनमेंट है, ये सभी आपस में इंटरडिपेंडेंट है और इंटरकनेक्टिविटी हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे में अगर हम ये सोचें कि नहीं केवल ह्यूमन को प्रोटेक्ट रख लेते हैं और एनिमल्स और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते जाएं, तो ये अपने आप में बेकार सा विषय है, बहुत ही बेकार सी बात है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है बहुत सारे आउटब्रेक्स के साथ। जहाँ पर लंपी स्किन डिसीज़ को देख लीजिए या फिर आप कोविड-19 को देख लीजिए कि थिंग्स आर not good. So it is no longer just humans who are affected because of these outbreaks, बल्कि जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी उतना ही ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए एक सिग्निफिकेंस नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कैबिनेट ने रिसेंटली इसको अप्रूव किया है कि हमें एक नेशनल वन हेल्थ मिशन को प्रपोज करना होगा। ये इनिशिएटिव यहाँ पर एंडोर्स किया गया है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जिसे हम PMSITAC के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंस समझिए, जुलाई 2022 में रिप्रेजेंट किया गया था इसको। एक माइलस्टोन है ये अपने आप में। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ये अपने आप में एक माइलस्टोन बताने की कोशिश कर रहा है, एक वेब ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट हेल्थ के अंतर्गत। 13 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द साइंस फंडिंग एजेंसीज इस पर्टिकुलर जो नेशनल वन हेल्थ मिशन है इसको यहाँ पर ये ज्वाइन कर रही हैं। ये कोलिजन जो है, इसमें बहुत प्रोमिनेंट एंटिटीज़ जैसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, दैट मीन्स आयुष की अगर हम बात करें, आयुर्वेद वगैरह, तो ये सभी भी इसका पार्ट बनने वाले हैं। ये कोलैबोरेशन अपना एक्सटेंशन ना केवल यहाँ तक रख रहा है, बल्कि मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनवायरनमेंट और डिफेंस के सेक्टर भी इसके अंतर्गत शामिल किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वन हेल्थ को शुरू करने की बात की जा रही है और डिसाइड किया गया है कि नागपुर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि अपने आप में एक फोकल पॉइंट की तरह काम करेगा फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेशनल एक्टिविटीज एंड एक्ट एंड एज द नोडल एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द रियाल्म ऑफ द वन हेल्थ। ऑलराइट, अब देखिए, इंपॉर्टेंस समझिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर की जाएगी। आप अभी देख रहे होंगे निफा वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात कर लें, कोविड-19 की बात कर लें, एनिमल फूड डिसीजेज या माउथ डिसीजेज की बात कर लें, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी है, जो हमारे यहाँ का ट्रेड है, इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, लोगों की हेल्थ इम्पैक्ट हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक पूरा फोकस रखा गया है कि हमें वैक्सीन्स को डेवलप करना है, थेरेपेटिक मेजरमेंट्स लेने हैं, डायग्नोशन को यहाँ पर लेकर आना है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हम हमेशा यहाँ पर तैयार होकर देखने के लिए मिले। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ करने वाले एक क्रूशियल इनिशिएटिव है हमारे नेशनल वन हेल्थ मिशन का, विच इज़ दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ हाई रिस्क पैथोजन लेबोरेटरीज। आप सभी को पता होगा हाई रिस्क पैथोजन लेबोरेटरीज की नीड जो थी वो हमें कोविड-19 के समय पर महसूस हुई, जो कि यहाँ पर ऑपरेट करेंगी एक बायोसेफ्टी लेवल 3 जिसे BSL-3 और बायोसेफ्टी लेवल 4 की कैटेगरी में रखा गया है, ताकि जितनी भी मल्टीपल होस्ट हैं जैसे बैट्स, पिग्स, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, या जितनी भी कॉम्प्लेक्सेस डिसीजेज हैं जैसे निफा वायरस वगैरह, इन सभी के बारे में एक प्रॉपर जानकारी यहाँ पर मिल सके, इनकी म्यूटेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल सके। ऑलराइट, तो पहली चीज़ ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करते हैं ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन
स्टेट्स। देखिए एक बहुत अच्छा डेटा हमारे सामने आया है। आई वुड लाइक कि आप पहले इस डेटा को, ये जो चार्ट यहाँ पर है वो आप यहाँ पर देख लिए। अनएम्प्लॉयमेंट किस जगह पर कितना है, गोवा, केरला, हरियाणा, पंजाब, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और कुछ इस तरीके से आपको एक स्टेटस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए समझते हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई है, ज्वाइंटली रिलीज की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा, जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइट शेड करी है एक कंसर्निंग ट्रेड पर, विच इज़ द 2 of every 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल इन इंडिया आर यंग ग्रेजुएट, राइट। तो जितने लोग अभी ग्रेजुएट हुए हैं या जो यंग ग्रेजुएट्स हैं हम उनकी बात करें, तो अगर हम 3 लोगों की बात करें तो उसमें से 2 लोग आपको अनएम्प्लॉयड देखने के लिए मिलेंगे। ये रिविलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिंग नीड है हमारी कि हमें एक इमीडिएट पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है इस इशू को समझने के लिए, इस बात को बताता है। हाउएवर जो रूट कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में वो अभी भी इनएडिक्वेट है अभी समझने के लिए। कहीं ना कहीं एक सिग्नल कर रहा है कि देखिए क्रिटिकल नॉलेज गैप है कि डिमांड क्या है, उसके लिए आवश्यकता क्या बनाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अभी भी इसके अंतर्गत हमें मिसिंग देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम एनालाइज करें अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड को अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, तो समझिए इंडिया के मेजर जो स्टेट्स हैं, एक्सक्लूड कर दे अगर हम यूनियन टेरिटरीज को, दे हैज़ बीन कंडक्टेड यूजिंग डेटा फॉर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 को यहाँ पर रखा गया है। ये एसेंशियल है नोट करने के लिए कि मणिपुर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस एनालिसिस ड्यू टू वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो चुकी हैं। वाइल अगर हम कवरेज की बात करें स्मॉलर स्टेट्स की इन ओवरऑल सैम्पल वे, तो ये कहीं ना कहीं इट हैज़ बीन लिमिटेड एंड कंपेयर टू द लार्जर स्टेट्स, और जो फाइंडिंग है वो एक वैल्यूएबल इंडिकेटर की तरह काम कर रही हैं ऑफ द की फैक्टर्स ड्राइविंग अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए यहाँ पर समझते हैं अलग अलग डेटास के अनुसार कि क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है। देखिए फिगर 1 की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू बता रहा है हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स। गोवा की बात करें तो ये हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ यहाँ पर टॉप कैटेगरी में हमें देखने के लिए मिल रहा है। हाउएवर होवरिंग ऑलमोस्ट 10% अगर आप बात करें हैं, जो कि नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें विच इज़ जस्ट 3.17%, उससे भी ज़्यादा, उसके 3 गुना ज़्यादा आपको गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिल रहा है। सरप्राइजिंगली अगर हम बात करें तो 4 आउट ऑफ टॉप 5 स्टेट्स विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट आर, आप देख सकते हैं, गोवा, केरल, हरियाणा, पंजाब एंड मेघालय, जो कि रिलेटिवली अफ्यूलेंट स्टेट्स कहे जाते हैं। कन्वर्सली स्टेट्स इन वेस्टर्न इंडिया जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कम लेवल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पर एक सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो किस तरीके का है। वहीं लार्जर स्टेट्स की बात करें जैसे महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने नेशनल एवरेज का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया है। हालांकि अभी भी पर कैपिटल इनकम जो यहाँ पर है वो नेशनल एवरेज से भी कम देखने के लिए आपको मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें नदर्न स्टेट्स की जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। वहीं सदर्न स्टेट्स की बात करें तो एक्सेप्शन यहाँ पर कर्नाटका है विच ऑल्सो एक्सपीरियंस एलिवेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाउएवर अगर हम 27 स्टेट्स की बात करें तो 12 स्टेट्स यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ये नेशनल एवरेज से भी नीचे देखने के लिए मिल रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्सेस इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो ये एनालिसिस कहीं ना कहीं एक बात बताने की हमें कोशिश कर रहा है कि स्टेट्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है विच इज़ द लोअर देन नेशनल एवरेज, बट देयर पर्टिकुलर कैपिटल इनकम की अगर हम बात करें तो वो नेशनल एवरेज से भी कम है। दैट मीन्स पीपल हैव जॉब, बट जो अमाउंट उनके पास होना चाहिए, जो सैलरीज उनके पास होनी चाहिए, वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। नाउ देयर इज वन रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो फिगर 2 की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा है एक चीज़ हमारे लिए, ठीक है। वॉच दिस फिगर 2 फर्स्ट। ये पोर्ट्रे कर रहा है कोरिलेशन कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है और जो प्रपोर्शन है लेबर फोर्स एंगेजमेंट का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अक्रॉस इंडियन स्टेट्स वो किस तरीके का है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड हमें देखने मिल रही है, एक लाइन देखने के लिए मिल रही है जो इंडिकेट करती है एक नेगेटिव रिलेशन, जो कि सजेस्ट करता है कि स्टेट्स विद हायर लेवल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट tend to have lower unemployment rate, and this phenomena stems from a
predominance of informal self-employment in India, particularly agriculture और रूरल सेक्टर हमें इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर हम बात करें तो फिगर 3 को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी शो यू द फिगर 3, अर्बनाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी अगर हम और डेप्थ में जाने की कोशिश करें और डीप में जाने की कोशिश करें तो फिगर 3 एग्जामाइन कर रहा है एक रिलेशन कि अर्बन शेयर जो है लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वो किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। एक क्लियर पॉजिटिव को रिलेशन यहाँ पर इमर्ज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन स्टेट्स विथ ग्रेटर अर्बनाइजेशन की बात देखने के लिए मिल रही है। ये रिलेशनशिप एल्यूसिडेट कर रहा है एक एलिवेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को इन high urbanized states like Goa, Kerala, where opportunities for informal employments are more limited due to their smaller agrarian sector. Conversely, states like UP, Jharkhand, Madhya Pradesh with lower levels of urbanization but experiencing relatively lower unemployment rate यहाँ पर हमें समझना होगा। ऑलराइट, सो इसी तरीके से आप देखेंगे अलग अलग टाइप के डेटाज हमारे सामने हैं। एक और डेटा यहाँ पर बात कर रहा है कि अर्बनाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा मैंने आपको बता दिया। इसी के अलावा आप दूसरा फिगर देखेंगे तो ये बात कर रहा है शेयर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन किस तरीके से है। सो समझने की कोशिश कर लीजिए कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है, वहीं अगर हम देखें तो यूपी एमपी में कंडीशन इज़ डिफरेंट। रिसेंट डिस्कशन के अनुसार जो रिलीज है ILO और IHD का, यहाँ पर एक क्रिटिकल लिंक डेवलप हुई है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कि कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएट्स के बीच में हमें देखने के लिए मिल रहा है, विच हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न। एक क्लियर कोरिलेशन इमर्ज होकर आ रहा है बिटवीन द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। केरला जहाँ पर हाईली एजुकेटेड लेबर फोर्स है, वेयर 30% आर ग्रेजुएट ग्रैपलिंग विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन कॉन्ट्रास्ट विद दी स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र जो कि एग्जिबिट कर रहे हैं एक लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिस्पाइट हैविंग अ लोअर शेयर ऑफ ग्रेजुएट्स इन देयर लेबर फोर्स रफली 14% और 20%। ये कहीं ना कहीं एक जो डिस्क्रिपेंसी है ये परसिस्ट कर रही है even though these states are wealthier and more urbanized, which is again one of the question. ऑलराइट, तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है। चलिए बात करते हैं इकोनॉमी के एक और आर्टिकल के बारे में। ADB ने प्रोजेक्ट करा है इंडिया की GDP ग्रोथ को 7% फॉर द ईयर 2024-25। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली रिलीज कर दी है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो कि प्रोजेक्ट कर रही है इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। डिस्पाइट अ फोरकास्टेड स्लो डाउन इन हेडलाइन GDP ग्रोथ फ्रॉम 7.6% in 2023-24 to 7% in the current year, followed by an improvement to 7.2% in 25-26, ये यहाँ पर एक हमें चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। चलिए सबसे पहले कुछ प्रोजेक्टेड कंडीशंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सो देखिए, ADB ने एंटिसिपेट किया एक फेवरेबल मॉडर्नेशन इन रिटेल इन्फ्लेशन, जहाँ पर ईज कर दिया है इसे 4.6% से इन द करेंट ईयर एंड फर्दर 4.5% अपकमिंग ईयर के लिए। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये परसिस्टेंट है फूड इन्फ्लेशन को, विच इज़ द 5.7% जो कि एग्रीकल्चर आउटपुट रिटर्न के नॉर्मल ट्रेंड को ही यहाँ पर दर्शाता है। वहीं यहाँ पर बात की जा रही है राइजिंग इनकम्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं और इसी के साथ कंज्यूमर की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी और एक अर्बन एरिया के कॉन्फिडेंस लेवल के इम्प्रूव होने की भी बात की जा रही है। ट्रेड डायनामिक्स यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं, एक डाइवर्स ऑफ ग्रोथ आएगा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर डिमांड दोनों देखने के लिए मिलेगी। अगर हम एक्सपर्ट्स की यहाँ पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट देयर विल बी प्रोपेल्ड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिमांड अलोंगसाइड द इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन द कंज्यूमर डिमांड एज वेल एज द रूरल इकोनॉमी रीविटलाइज। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें गिवन इंडिया सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू साउथ एशियाज GDP comprising 80% of the sub-regional economic output, it remains the fastest growing economy within the South Asia और इसी को ध्यान में रखते हुए ADB ने ये projections यहाँ पर किए हैं। चलिए बात करें ADB के बारे में। So Asian Development Bank, let me show you the data also. Okay, so Asian Development Bank 19 दिसंबर 1966 को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। बात करें इनके हेडक्वार्टर की तो फिलीपींस में ये सिचुएटेड है। ओके,
दूसरी बात करें तो इसको प्राइमरली सेट किया गया था फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए इन द एशियन सेक्टर, और 2019 से बात करें तो 68 मेंबर इसके यहाँ पर इसका नंबर्स बने हुए हैं, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 49 रीजनल मेंबर एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर। रीजनल मेंबर्स की बात करें तो जोग्राफिकली जो एशिया के अंदर सिचुएटेड है वो प्राइमरली बेनिफिशियरी हैं बैंक प्रोग्राम्स के। वहीं नॉन रीजनल की बात करें तो ये हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का पार्ट है, मेनली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, और दूसरे जो कैपिटल बैंक्स हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। एडीबी की बात करें तो इसका काम है फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर एक्सेट्रा के लिए कैपिटल मार्केटिंग क्रिएट करना, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना फॉर द एशियन कंट्री। और यहाँ पर जो बैंक का फोकस है की एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन होते हुए दिखते हैं। जैसा आप देखिए एसडीजी में एजुकेशन की बात की जा रही है, यहाँ पर भी एजुकेशन को प्रमोशन मिल रहा है, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें इसका पार्ट देखने के लिए मिलती हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये चीज़ आपको आई गेस यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। Moving on to the next article of the day. बात करते हैं लद्दाख के बारे में। अभी तक आप सभी को पिक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि शेड्यूल 6 की डिमांड करने को लेकर यहाँ पर लद्दाख में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और रिनाउंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो कि रिसिपेंट हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के 2018 में, ये इस पूरे मार्च को लीड कर रहे हैं, जहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल लेह लद्दाख में मार्च कर रहे हैं, यहाँ पर फास्ट पर बैठे हुए हैं। राइट, यहाँ पर देखिए कि वांगचुक का जो सबसे बड़ा कंसर्न है इट इज़ द क्लाइमेट चेंज, और उसके जो इम्प्लीकेशन है लोकल इनहैबिटेंट्स और वाइडर वर्ल्ड पर, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो अपने आप में यूनिक है, 11,500 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, नेसल्ड है इंडिया के नेबर पाकिस्तान चाइना के बीच में। लद्दाख पॉपुलेशन वाइज बात करें तो प्रीडोमिनेंटली इंडिजीनियस ट्राइब, और 97% जो यहाँ कर इनहेबिटेंट्स है उन्हीं से बना हुआ है। ये कम्युनिटीज़ प्राइमरली सबसेट हैं ट्रेडिशनल पैस्टोरल लाइवलीहुड का, और कहीं ना कहीं फार्मिंग, एनिमल रियरिंग जैसी चीज़ों पर ही अपना जीवन यहाँ पर करती हैं। हालांकि अगर हम बियॉन्ड इट्स पिक्चरस्टिक लैंडस्केप की बात करें तो लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीफेसेट चैलेंजेस को फेस कर रहा है, स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड। लद्दाख लाइक मच ऑफ द हिमालयन रीजन बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहा है। रिसेंटली फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, पोलिफरेशन जैसी चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसेज, पॉल्यूशंस की वजह से लद्दाख में लगातार चीज़ें चेंज हो रही हैं। Approximately 15,000 glacier dotting in Himalayan landscape often refers to the third pole. Ladakh plays a crucial role in hydrological cycle. ये ग्लेशियर्स यहाँ पर एक वाइडल रिजर्वॉयर क्रिएट करते हैं, जहाँ पर मेल्ट वाटर ड्यूरिंग द स्प्रिंग ये जाता है हमारी मेजर नदियों में, जैसे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ऐसे में ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक वल्नरेबल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। हिमालयन रेंजेस विच आर वेरी क्रूशियल, द हाइएस्ट अमंग द वर्ल्ड्स, वहीं पर अगर यहाँ पर इनका लगातार मेल्टिंग होना देखने के लिए मिलेगा तो आप समझिए लोकल कम्युनिटीज़ एज वेल एज जो हमारे माउंटेनियस रीजन है उनके लिए बहुत मुश्किलात यहाँ पर पैदा कर देंगे, क्योंकि फ्रेश वाटर का सप्लाई इन्हीं ग्लेशियर से होता है, और अगर ये लगातार होते जाएंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा, फ्लड जैसी सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम यहाँ पर इनिशिएट किया गया था एज द पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2008 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था कि साइंटिफिकली एवेल्युएट किया जाए वल्नरेबिलिटी हिमालयन रीजन की टू क्लाइमेट चेंजेस एंड मॉनिटर द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। हाउएवर जो कंसर्न है ये अभी भी अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग द अपरेंट निग्लेक्ट ऑफ दिस मिशन मैंडेट द लाइट ऑफ द रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दिस रीजन। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्ज हमें देखने मिल रहा है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें या कनेक्टिविटी या टूरिज़्म की प्रमोशन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक वाइड रेंज ऑफ इनिशिएटिव क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर रोड्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, रोडों को वाइडनिंग किया जा रहा है, टनल, रेलवे एक्सपांशन जैसी चीज़ें, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। नोटेबली
अगर हम बात करें तो एम्बिशियस जोजिला टनल जो कि स्पैन कर रही है 14.5 किलोमीटर्स में, कारगिल जास्कर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रेच कर रहा है 230 किलोमीटर में, एंड अ मैसिव 10 गीगावाट सोलर एनर्जी इनिशिएटिव जो कि 20,000 एकड़ चांगतांग रीजन को कवर कर रहा है, यहाँ पर कंसर्न का विषय बने हुए हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो नई लद्दाख यूटी इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2023 अंडरस्कोर कर रही है इस रीजन की एस्पिरेशन की यहाँ पर प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इसे बनाने की कोशिश कर रही है। बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण जो लद्दाख की सिचुएशन है वो यहाँ पर बिल्कुल ही इग्नोर की जा रही है। देखिए, समवेयर वी आर व्हाट वी आर डूइंग, हम लेसन्स को बिल्कुल ध्यान करें, इग्नोर करें हम पास्ट डिजास्टर्स को। आप देखिए, सभी को पता है जोशीमठ का इंसिडेंट जहां पर सभी ने मना किया था। 2010 की बात कर लीजिए तो इसी तरीके का एक आउटबस्ट हुआ था। 2013 में केदारनाथ में फ्लैश फ्लड्स आ गए थे। सब्सिक्वेंटली जनवरी 2023 में जोशीमठ की कंडीशन यहां पर पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। सिलक्यारा टनल यहां पर कोलैप्स कर गया था। स्टिल after all these major incident, what we are doing, we are just ignoring the warning. स्टेट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट कई बार फॉर्मल इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे चुकी है, वार्निंग जियोलॉजिस्ट यहाँ पर दे चुके हैं, इकोलॉजिस्ट यहाँ पर दे चुके हैं वार्निंग कि ये जितना भी रीजन है इट इज़ नॉट सेफ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया था एक पैनल ताकि 4 धाम का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है उसको रोक दिया जाए। बट अगेन ह्यूमन कॉस्ट, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। वी हैव टू सी कि क्या यहाँ पर कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। चूँकि लद्दाख लगातार न्यूज़ में है, आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए, एसोसिएटेड टेरिटरीज पता होनी चाहिए, और यहाँ पर जितनी भी एसोसिएटेड कंडीशन है उससे भी आप अवेयर रहेंगे। फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्कशन आप यहाँ पर हमारे डिस्कशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको राउज अकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल या हमारी वेबसाइट विच इज़ raw.academy.in पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। सो गो थ्रू इट, रीड इट एंड मेक श्योर कि आप कोई भी करंट अफेयर्स का पॉइंट यहाँ पर मिस ना करें। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। साइंस एंड टेक के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल हमारे पास आया, विच इज़ दी इसरो जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस माइलस्टोन। ठीक है, समझते हैं सारी चीज़ों को कि ये क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करा एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द PSLV C58 XPOSat मिशन। क्लेम किया गया है टू हैविंग पर्टिकुलरली लेफ्ट जीरो डेब्रिस इन अर्थ ऑर्बिट, विच इज़ वेरी अमेजिंग। स्पेस एजेंसी ने अकम्प्लिश किया है ये फीट बाय ट्रांसफॉर्मिंग द लास्ट स्टेज ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनटू अ नोवल ऑर्बिटल स्टेशन नोन एज द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, जिसे हम पोयम 3 के नाम से भी जानते हैं। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये री एंटर हो सके अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपॉन कंप्लीटिंग इट्स मिशन इंस्टेड ऑफ लिंगरिंग इन दी ऑर्बिट। समझिए, पोयम जैसे डेवलप किया गया था विक्रम साराभाई सेंटर के द्वारा, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस प्लेटफॉर्म है जो कि लेवरेज कर रहा है कि इसने 4th स्टेज ऑफ PSLV रॉकेट के साथ यहाँ पर चेंजेस किए हैं। इनिशियली एम्प्लॉय किया गया था इसे PSLV C53 मिशन में जून 2022 में। पोयम के फंक्शन की बात करें तो एक स्टेबलाइजर प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है फॉर कंडक्टिंग इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विद डाइवर्स पेलोड। भाई अगर हम बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तो पावर्ड बाय सोलर पैनल अफिक्स टू द फ्यूल टैंक ऑफ द रॉकेट, 4th स्टेज एंड लिथियम आयन बैटरी पोयम के फीचर एक डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस की तरह काम कर रहे हैं एंड दे हैव कंट्रोल्ड सिस्टम टू स्टेबलाइज इट्स एल्टीट्यूड। एडिशनली पोयम को इक्विप किया गया है टेलीकमांड सिस्टम के साथ फॉर ग्राउंड स्टेशन कम्युनिकेशन। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसरो यूटिलाइज कर चुका है spanned 4th stage of its rocket dates back to the PSLV C44 mission in 2019 following the successful injection of satellite into target orbit. The 4th stage carrying a student payload name याद करिए Kalamsat V2 that was maneuvered to a high crucial orbit of 443 km where it remained allowing the payload to conduct observation. पोयम 3 मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसरो ने PSLV C58 मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया था फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन January 1st 2024 और मार्क किया एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन following the successful deployment of the XPOSat satellite into a designated orbit and 650 kilometers above Earth's
surface. The fourth stage of the rocket was repurposed into Poem 3, hurdling a new chapter in scientific experiment and technological innovation. After fulfilling its scientific objectives, Poem 3 को यहाँ पर कमेंस किया गया था कि वो प्रिपेयर करे फॉर री एंट्री इनटू द अर्थ एटमोसफेयर, जिसकी वजह से कोई भी डेब्रिस जो है वो यहाँ पर पीछे नहीं छूटेगा, विच इज़ द माइलस्टोन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम 3. ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. बात करते हैं एक रिसेंट अपडेट की. आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पर बोला था कोई भी कैंडिडेट अगर अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है, दैट इज़ ओके, कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया दैट कैंडिडेट नीड नॉट डिस्क्लोज एवरी पीस ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन, जो उनकी पर्सनल लाइफ की है कि वो क्या चीज़ें यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, जो कि कहीं से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर पूछा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से कि वेरीफाई करे जो डिक्लेरेशन यहाँ पर की जा रही हैं. स्पेशली बात की जा रही है राजीव चंद्रशेखरन के बारे में. चलिए लॉ क्या स्पेसिफाई कर रहा है, देखिए सेक्शन 33 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आरपी एक्ट यहाँ पर बात कर रहा है रीड विद द रूल 4A के बारे में. यहाँ पर ये बहुत क्लियरली स्टेट कर देता है. ठीक है, अब ये यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट को बता रहा है कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग देयर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इन देयर इलेक्शन एफिडेविट्स इनको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है. वहीं सेक्शन 125 जो है आरपी एक्ट का ये इम्पोज कर रहा है एक स्ट्रिक्ट पेनल्टी कि अगर आप अपनी कोई भी चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते हैं, नॉन कंप्लाइंस क्रिएट करते हैं सेक्शन 33 या 33A के साथ, तो ये कहीं ना कहीं पनिशेबल भी हो सकता है. कैंडिडेट जो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं टू furnish the requisite information, they have to provide or they provide the false information या फिर conceal कर लेते हैं एक relevant detail in their nomination paper or affidavit may face imprisonment for up to 6 months. मॉनिटरी फाइन या दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं. राइट, लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इन्होंने प्रपोज किया है कि सेवरल रिकमेंडेशन ताकि ऐसे जो इश्यूज़ है इन्हें दूर किया जा सके. These include increasing the punishment of filing false affidavit, मिनिमम 2 साल का imprisonment दे दिया जाए ताकि, और ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट कर दिया जाए ताकि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं ये यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले. साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो एक डिक्लेरेशन इशू करे कि कितने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं एटलीस्ट 3 times बिफोर द इलेक्शन थ्रू न्यूज़पेपर and electronic media to enhance the transparency. All right, चलिए तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में. सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका डिटेल आपको हमारी PDF में मिल जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट यूटिलाइज्ड इन द स्पेस मिशन. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.